डीसीपी मिक्स स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि इस वीडियो में आप सभी को जीवों में जनन का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको इस वीडियो में बताया जाएगा, जो कि पूरा फुल व्याख्या के साथ। और आपके बीच अब वीडियो स्टार्ट हो रहा है। हमने बताया था कि आपको अपने वीडियो में सर्वप्रथम एक मोटिवेशन दिया जाता है, ताकि आप लोग भी अपने लक्ष्य को, टारगेट को कितनी जल्दी हासिल करें, यही सब सीखने का मौका मिलते हुए आपको जीव में जनन का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूरे व्याख्या के साथ प्रश्न उत्तर सहित बताया जाएगा। ठीक है, अब आपको मोटिवेशन यही देना चाहेंगे कि खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा गुनाह है। हमारे कहने का मतलब अपने आप को, खुद को कमजोर नहीं समझना चाहिए। ठीक, और खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा गुनाह है। संभव का सीमा जानने का केवल एक ही रास्ता है, असंभव से भी आगे निकल जाना। इसलिए हमको जो भी असंभव लगे उसको यही सोचना चाहिए कितनी जल्दी इसको हम संभव कर सकें, इस चीज को अपने मुट्ठी के अंदर ले सकें और उस समय के साथ साथ अपने टारगेट को भी हासिल कर सकें और अपने माँ बाप का भी नाम आगे ऊंचा रख सके। तो ठीक है, डीसीपी मिक्स स्टडी चैनल में फिर से स्वागत करते हैं। अब आपके बीच वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न यही बनेगा, मैंने टाइप किया है, कायिक जनन क्या है। ठीक है, और पादपों में प्राकृतिक कायिक जनन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। ठीक, और या अथवा ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, पादपों में कायिक प्रवर्धन का संक्षेप में वर्णन कीजिए। और तीसरा जो अथवा में कह के ये पूछ सकता है कि कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है। ठीक, ध्यान रखिएगा विद्यार्थियों, 5 नंबरिंग का क्वेश्चन है। अच्छे से पढ़ लोगे, नोट करके लिखते भी चलोगे, याद करके जाओगे। मेन चीज होता है समझना। अगर आप जिस दिन समझ जाएंगे उस दिन आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, मैं आपको सामने आगे वाला कैमरा देख रहे हैं, हाथ से लिए हैं और इस बात से समझा रहे हैं। ठीक, और पढ़ाते समय ये हमारे वीडियो पर साफ साफ दिखाई नहीं देगा, नहीं तो मैं आपको सामने पढ़ाता। फिलहाल पढ़ाऊंगा आने वाले समय में, जब तक हम अपने यूट्यूब चैनल को आगे वाले कैमरा से सक्सेसफुल नहीं कर लेते। ठीक, तो अब इस तीसरा क्वेश्चन तक आपको अथवा बताया। और चौथा क्वेश्चन ये है, कायिक प्रवर्धन से आप क्या समझते हैं, ऐसे ही पूछ सकता है। और उन पादपों के अंगों के नाम लिखिए जो कायिक प्रवर्धन में भाग लेते हैं। ठीक, इस प्रकार से आपको 4-5 विधियों में अथवा करके रहेगा। अब 5 नंबर क्वेश्चन रहेगा। तो अब वीडियो आपके बीच स्टार्ट करते हैं। कहने का मतलब ये है कि बेसिकली यही ज्यादातर पूछा जाए, कायिक जनन है क्या, पादपों में कायिक या प्राकृतिक कायिक जनन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। ठीक, अब आप ध्यान दीजिए, आप यही कह सकते हैं एग्जामिनर के बीच या परीक्षा चिन्ह में आप यही लिख सकते हैं कि कायिक जनन में पादप देह का एक भाग कायिक प्रवर्ध द्वारा एक नए पादप के निर्माण में सक्षम होता है। ठीक, और उच्च श्रेणी के पादपों में अलैंगिक जनन मुख्यतः कायिक जनन द्वारा ही होता है और इस जनन द्वारा निर्मित संतति पादप प्रायः आकारिकी व आनुवांशिकी में मातृ पादप के समान होते हैं, इतना आपको बताना है। और यह प्राकृतिक एवं कृत्रिम विधि द्वारा होता है। ठीक, ये हुआ हमारा कायिक जनन। अब आपको बताना है प्राकृतिक कायिक जनन। हेडिंग डालकर लिखना है बढ़िया से, प्राकृतिक कायिक जनन क्या है। अब आपको बताना है, यह जनन पादप में स्वतः होता है और इसमें पादपों के कायिक भाग अनुकूल परिस्थितियों में उनसे अलग होकर नए पादप का निर्माण करते हैं और यह प्रवर्धन पादपों के निम्नलिखित अंगों द्वारा होता है। ठीक, अब आप देखिए निम्नलिखित अंगों द्वारा कौन कौन से अंगों द्वारा होता है। पहला है जड़ों द्वारा। आप हेडिंग में लिखते चलिए खूब अच्छे से, तभी और अच्छा नंबर मिलेगा और एग्जामिनर को ये चीज पता रहे कि इस विद्यार्थी को सबसे अच्छा तरीका पता है लिखने का और याद करने का। तो पहला है जड़ों द्वारा।
तो जड़ों द्वारा कायिक प्रवर्धन निम्न प्रकार का होता है। अब आप जानिए, पहला है मूसला जड़ों द्वारा, जिसे कहते हैं बाइट टाइप रूट्स। ठीक, आप बताइए कुछ पादपों की मूसला जड़ों पर अपस्थानिक कलिकाएं, जिसे कहते हैं एडवेनिस्टेसस बड्स, ठीक है, पाई जाती हैं और जो नया पादप बनाती हैं। उदाहरण की तरफ से देखा जाए जैसे अमरूद, पोपलर, मुराया, ये सब हमारा क्या किसमें आते हैं? मूसला जड़ों द्वारा में आते हैं। अब दूसरा है जड़ों द्वारा में मांसल जड़ों द्वारा। तो मांसल जड़ों को हम इंग्लिश में कहते हैं बाई फ्लैसी मोट्स। ठीक, तो कुछ मांसल जड़ें भी अपस्थानिक कलिकाओं द्वारा नए पादप का निर्माण करके कायिक जनन करती हैं। और उदाहरण अगर लिया जाए जैसे शकरकंद, डहेलिया, और आ जाते हैं जैसे एस्पेरेगस, ठीक है, ये सब। और आपको बताएंगे, तो हो गया जड़ों द्वारा। अब आपको बताएंगे तनों द्वारा। तनों द्वारा कौन कौन से और कौन कैसे कैसे आते हैं, ध्यान रखिए। तनों द्वारा आपको ये बताना है, तने अनेक प्रकार से रूपांतरित होकर कायिक जनन द्वारा नए पादप का निर्माण करते हैं। ठीक, अब उसी में अब आप ऑब्जेक्शन लें भूमिगत तना द्वारा। जैसे भूमिगत तना की अगर बात करें तो विभिन्न प्रकार के जो भूमिगत तने होते हैं जो कायिक जनन करते हैं। जैसे आपको अब आप निम्नवत में डालकर लिख सकते हैं प्रकंद, जिसे कहते हैं रेहिजोम। तो आप बताइए प्रकंद में इनमें प्रतिकूल परिस्थितियों के लिए भोजन का संचय होता है। इन पर कलिकाएं पाई जाती हैं जो अनुकूल परिस्थितियों में नए प्ररोहों को जन्म देती हैं। उदाहरण दिया जाए जैसे केला, अदरक, हल्दी, फर्न, ये सब क्या है? प्रकंद में आते हैं। अब आप बताइए घनकंद में क्या क्या आते हैं? आप बताइए घनकंद जिसे कहते हैं कॉर्म्स, CORMS, ठीक है। आप बताइए कि भूमि में ऊर्ध्व दिशा में वृद्धि करता है और इनके वृत्ताकार पर्वों पर उपस्थित कलिकाएं संतति पादप का निर्माण करती हैं। उदाहरण दे सकते हैं जैसे जिमीकंद, क्रोकस, फ्रेसिया आदि। ये सब हमारा किस में आते हैं? घनकंद यानी कॉर्म्स में। अब बताइए कंद जिसे कहते हैं टूबर, ठीक है, TUBER जिसे कहते हैं। आप बताइए कि कंद के पर्वों या आंखों में कलिकाएं पाई जाती हैं। कलिका युक्त कंद अनुकूल वातावरण मिलते ही नए पादप का निर्माण करता है। जैसे उदाहरण दिया जाए तो आलू, ठीक। आप सल्क कंद की बात करते हैं जिसे कहते हैं बल्ड, BULD। आप बताइए सल्क कंद में भूमिगत संघनित प्ररोह हैं जिसमें एक या अनेक कलिकाएं पादप बनाती हैं। उदाहरण में आप दे दीजिए लहसुन, प्याज आदि, ठीक है। अब छठवां जो है, यार हाथ बहुत तेज दर्द करने लगा, वायवी तना यानी भूमि के समानांतर क्षैतिज रूप में वृद्धि करता है। इनकी पर्वसंधि से जड़ें व शाखाएं निकलती हैं और जैसे यह निम्नलिखित प्रकार का होता है। आप बताइए, ठीक है। आप बताइए कि पहला नंबर भूस्तारी जिसे कहते हैं स्टोलोन। तो इनकी शाखाएं छोटी एवं संघनित होती हैं और आप बता सकते हैं इनकी जो पर्वसंधि होती हैं जड़ें व शाखाएं में निकलती हैं, ठीक है। और ये प्रत्येक दिशा में निकलती हैं। और उदाहरण लिया जाए जैसे तो स्ट्रॉबेरी जिसे कहते हैं फ्रॉगरिया, ठीक है। अब आप सेकंड में आइए जैसे बी नंबर पे। तो आप बताइए कि अंतःभूस्तारी जिसे कहते हैं सोक्वर, SUCKER। तो आप बताइए ये वायवीय प्ररोह के आधारी भाग से निकलकर कुछ दूर तक मृदा के भीतर क्षैतिज वृद्धि करती हैं और तत्पश्चात नवीन वायवीय शाखाओं को जन्म देती हैं। उदाहरण देखा जाए तो पुदीना, क्राइसेंथेमस, ठीक। ये सब हमारी आती है किसमें? अंतःभूस्तारी में। सी नंबर पे आप आइए तो उसे कहते हैं उप रिभूस्तारी जिसे कहते हैं रनर, RUNNER। तो ये पतली हरी एवं क्षैतिज शाखाएं होती हैं जो भूमि के ऊपर वृद्धि करती हैं और शिखर जिसे कहते हैं क्रोन के आधार से
विकसित होती है। इतना आप बताइए। और 5वां नंबर पे जो है डी नंबर पे भूस्तारिका, जिसे कहते हैं ऑफसेट, OFFSET। तो ऑफसेट में बताइए ये जलोद्भिद होते हैं और इनकी पर्वसंधियां से पत्तियों का एक गुच्छा निकलता है और नीचे जड़ों का समूह पाया जाता है जो आप बता सकते हैं टूटकर नया पादप बनाता है। उदाहरण से लिया जाए तो जैसे जलकुंभी, जिसे कहते हैं वाटर हाइसिंथ, पिस्टिया, ये सब उदाहरण में आते हैं। ठीक है। और यार हाथ दर्द करने लगता है विद्यार्थियों। और ई नंबर में आप लिख सकते हैं कि जैसे आप बता सकते हैं वायवी तना। क्या बता सकते हैं? वायवी तना। आप बताइए वायवी तना में कि कुछ मरुद्भिदों, आप यही बताइए, कुछ मरुद्भिदों जैसे नागफनी, ओपेंसिया जिसे कहते हैं नागफनी को, में मांसल पर्णावृंत, ठीक है, जिसे कहते हैं फाइक्लोड पाए जाते हैं। इनके प्ररोह का प्रत्येक खंड एक नए पादप के निर्णाम में या निर्माण में सक्षम होता है और गन्ने के प्रवर्धन हेतु पर्वयुक्त प्ररोह खंडों का प्रयोग किया जाता है। इतना बताइए आप। उसके बाद आप यही बताएं कि तीसरा वर्जन जैसे पत्तियों द्वारा, आप बताइए। पूरा डिटेल में बता रहे हैं, अच्छे से लिखते जाइए विद्यार्थियों। 5 नंबरिंग क्या है, बहुत बार पूछा गया है। तीसरा आप बताइए पत्तियों द्वारा। तो आप बताइए कि अनेक पादपों की पत्तियों पर अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती हैं जो कायिक प्रवर्धन में सहायक होती हैं। उदाहरण दिया जाए जैसे बिगोनिया, क्या बिगोनिया, ठीक, और ब्रायोफिल्लम, ये सब पत्तियों द्वारा हो गया। और अब चौथा है पत्र प्रकालिकाओं द्वारा, यानी ये बहुकोशिकीय मांसल कलिकाएं रूपांतरित पुष्प कलिकाएं होती हैं जिनके द्वारा कायिक जनन होता है। ठीक, इतना आपको बताना है विद्यार्थियों। हाथ दर्द करने लग रहा है, इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के बीच में। एक हाथ से मोबाइल पीछे, दूसरे से आपको समझा रहे हैं एक उंगली करके। ठीक है। और ये बहुत बार पूछा गया, 2011 में भी, 2017 में भी, 2019 में भी, 2013 में भी, 2014 में भी लगातार पूछा गया विद्यार्थियों। अब आपके बीच हम दूसरा क्वेश्चन रख रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि लैंगिक जनन में पाई जाने वाले जीवों के जीवन काल की विभिन्न अवस्थाओं का उल्लेख कीजिए। ठीक, अब आप बताइए। पहला, लैंगिक जनन, जो भी लिखिए डिटेल में लिखिए, समझ के जाइए, याद करके जाइए, अच्छे से लिख के आइए। हेडिंग ज्यादातर एग्जामिनर हेडिंग देखता है, आपने कितना हेडिंग डाला है, क्या क्या किसके विषय में लिखा है। ठीक है, ये सब। अब आप बताइए हेडिंग डालकर लैंगिक जनन। तो उच्च श्रेणी के जीवों में जो लैंगिक जनन होता है, वो लैंगिक जनन के अंतर्गत नर तथा मादा 2 युग्मकों यानी जेमेट्स जिसे कहते हैं की आवश्यकता होती है और यह युग्मक आपस में मिलकर युग्मनज यानी जाइगोट का निर्माण करते हैं जो आगे चलकर एक नए जीव का निर्माण करते हैं। ठीक है। देखिए विद्यार्थियों, पढ़ाई के समय कहा जाता है हंसी मजाक नहीं करना चाहिए और मैं आपको चाहता हूं, मन कभी भी करता है कि आपको हंसी मुस्कुराते हुए पढ़ाएं, लेकिन आने वाली जब लाइव में आएंगे, जब सामने आप पढ़ाएंगे पूरा अच्छे, तब मजा भी लगाएंगे और हाथ दर्द करने लगता है, इसलिए हम ज्यादा हंसी मजाक नहीं कर पाते आप लोगों को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल आप लोगों से मुझसे जुड़े रहिए। बायोलॉजी से कहीं से भी आपको डाउट हो हमसे तुरंत बताइए, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बशर्ते आप लगे रहिए। मैं टारगेट देता हूं कि आप 100% में 95% अवश्य लाएंगे अगर मेरे चैनल पर रहेंगे तो, लगातार डेली क्लासेज लेंगे तो। ठीक है। अब आप बताइए जीवन चक्र की अवस्थाएं। तो प्रजनन के संबंध में जीवों के जीवन चक्र यानी लाइफ ऑफ साइकिल में 3 मुख्यतः अवस्थाएं होती हैं। तो किशोरावस्था, प्रजनन अवस्था व जीर्णावस्था। तो आप बताइए, पहला किशोरावस्था। आप बताइए कि वह किसी जीव के जीवन चक्र का पूर्व प्रजनन काल होता है।
इस काल में जीव में तीव्रता से वृद्धि होती है। किशोरावस्था को पादपों में कायिक अवस्था यानी वेजिटेटिव फेज भी कहा जाता है। इतना बताइए आप किशोरावस्था में। और दूसरा है जो है प्रजनन अवस्था। तो आप बताइए प्रजनन अवस्था में यह जीव के जीवन चक्र की वह अवस्था है जिसमें जीव जनन क्षमता विकसित कर लेता है और प्रजनन अवस्था के प्रारंभिक काल को यौनारंभ जिसे कहते हैं पबर्टी, क्या कहते हैं पबर्टी यानी PUBERTY कहा जाता है। ठीक है। और उसके बाद क्या है पबर्टी कहा जाता है जिसमें लैंगिक अंगों का विकास एवं उनमें परिपक्वता विकसित होती है। इतना लिख देंगे 2 नंबर पा जाएंगे। अब आप बताइए पादप प्रजनन अवस्था। तो लैंगिक दृष्टि से पुष्पीय पादप 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? मोनोकार्पिक और दूसरा होता है पॉलीकार्पिक। तो आप बताइए पहले मोनोकार्पिक, इसकी स्पेलिंग होती है MONOCARPIC। ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं तो नहीं नंबरिंग कटिंग हो जाएगा। धीरे धीरे इसमें नंबरिंग में चेकिंग होने लगी है। ज्यादातर इसमें नंबर देखते हैं। अब आप देखिए मोनोकार्पिक में आप बताइए कि इसमें पादप अपने जीवन काल में केवल एक बार पुष्प धारण और फल उत्पन्न करते हैं और फिर मृत्यु प्राप्त करते हैं। जैसे उदाहरण ले सकते हैं गेहूं। ठीक है, गेहूं ले सकते हैं, चावल ले सकते हैं, मेरीगोल्ड ले सकते हैं, गाजर ले सकते हैं, हेनबेन ले सकते हैं आदि। ये सब मोनोकार्पिक उदाहरण है। कुछ बहुवर्षीय पौधे भी हैं मोनोकार्पिक होते हैं, जैसे बांस की प्रजातियां, मोलोकोना जिसे कहते हैं बाम्बूसाइडी। ठीक है, ये आप बताइए आप पॉलीकार्पिक। तो आप बताइए पॉलीकार्पिक में कि बहुवर्षीय पादप होते हैं जो परिपक्व होने पर प्रत्येक वर्ष एक विशिष्ट मौसम में पुष्प धारण करते हैं। उदाहरण लिखा जाए जैसे आम, सेब, अंगूर आदि। ये सब किसमें है? पॉलीकार्पिक में है। हाथ बहुत देर दर्द करने लगा विद्यार्थियों। अब आप बताइए क्या नाम है, हमने कहाँ तक बात की था? पॉलीकार्पिक तक। ठीक है, तो आप बताइए पॉलीकार्पिक के बाद जो होती है वो आप बताइए हेडिंग डालकर जंतु प्रजनन अवस्था। क्या डालेंगे? जंतु प्रजनन अवस्था। तो आप बताइए जंतु प्रजनन अवस्था के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, मौसमी यानी जिसे कहते हैं सीजनल और एवं सतत जिसे कहते हैं कंटिन्यूअस यानी प्रजनक। आप बताइए मौसमी प्रजनक वर्ष एक निर्धारित काल में ही प्रजनन करते हैं। उदाहरण जैसे मेढक, छिपकली, अधिकतम पक्षी, बाघ आदि। और सतह प्रजनक में उनकी लैंगिक परिपक्वता के बाद किसी भी समय प्रजनन करने की क्षमता होती है। तो उदाहरण देखा जाए जैसे दुधारू पशु में, मुर्गियों में, चूहे में, खरगोश में, रानी मधुमक्खी में, मानव में आदि में। ये सब हमें हमारा जंतु प्रजनन अवस्था। अब आप दूसरा बताइए अपरायुक्त स्तनधारियों में जिसे कहते हैं हम प्लेसेंटल मैमल्स। तो ये मादाओं के अंडाशय की सक्रियता के बाद प्रजनन अवस्था के दौरान निरंतर चक्रीय परिवर्तन होते हैं और ये परिवर्तन चक्र 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। आप बताइए। पहला है ऋतुस्राव या रजक चक्र यानी जिसे कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो यह चक्रीय परिवर्तनों का मौसमी क्रम है जो रजोन दर्शन से लेकर रजोनिवृत्ति तक मादा प्राइमेट्स यानी बंदर, लंगूर एवं मनुष्य जिसे में आते हैं ऋतुस्राव के अंतर्गत में। ठीक है, तो बताइए कि अंडाशय जनन मार्ग व हार्मोन श्रावण में होते हैं। और अब दूसरा है मध चक्र। आप बताइए मध चक्र में जिसे कहते हैं ऑस्टियोर साइकिल यानी नॉन प्राइमेट स्तनधारियों में मादाओं के अंडाशयों में प्रजनन मार्ग एवं हार्मोनों में होने वाले चक्रीय परिवर्तनों की श्रृंखला है। और उदाहरण कुत्ता, बिल्ली, भेड़, ठीक है, चूहा, चिता आदि ले सकते हैं। इस चक्र के दौरान मादा के रुधिर में एस्ट्रोजन का स्रावण अत्यधिक बढ़ने के कारण
इसमें संभोग की तीव्र इच्छा विकसित होती है, इसको भी ध्यान रखिए। और इस काल में मादा नर के संपर्क में आती हैं। और मध्य काल के आधार पर स्तनी जंतु 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। तो आप पहला बताइए जो होती है, वो होती है हमारे ख्याल से मोनोस्ट्रस। क्या होते हैं? मोनोस्ट्रस। यार भाई बड़ा तेज दर्द करने लगता है। पहले बताया हमने मोनोस्ट्रस। मोनोस्ट्रस वर्ष में केवल एक बार मधुचक्र विकसित होता है, जैसे हिरण। याद रखिएगा, कोई किसी में डाउट टेंशन नहीं करिएगा, कोई किसी में उदाहरण जोड़ दीजिएगा, ऐसा नहीं है, नहीं नंबरिंग कटिंग हुई। ध्यान से देखते हैं एग्जामिनर। तो मोनोस्ट्रस में वर्ष में केवल एक बार मधुचक्र विकसित होता है, जैसे हमने बताया ऑप्शन में हिरण उदाहरण। ठीक है। अब दूसरा होता है बाइस्ट्रस। तो बाइस्ट्रस वर्ष में 2 बार मधुचक्र विकसित होता है, जैसे कुत्ता। ठीक है। मोनोस्ट्रस में हिरण, बाइस्ट्रस में कुत्ता और पॉलिस्ट्रस में चूहा। सिंपल सा उदाहरण याद कर लीजिएगा। तो पॉलिस्ट्रस में वर्ष में अनेक बार मधुचक्र विकसित होते हैं, जैसे चूहा। ठीक है। अब आपको बताएंगे तीसरे में जीर्णावस्था। यह पश्च जनन काल होता है और जिसमें तीव्र के शरीर की कार्यकी एवं संरचना का पतन होने लगता है। और इस काल में शरीर के सभी देह अंगों की व ऊतकों की कार्य क्षमता घट जाती है एवं रोग उत्पत्ति एवं अनियमितताओं का विकास होता है या विकसित होता है, जिसमें जीव की मृत्यु हो जाती है। ठीक है। यह हुआ हमारा। तो आप इतना चीज लिख देंगे तो 5 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। ठीक है। हेडिंग डालकर बढ़िया राइटिंग में अच्छे से लिख दीजिएगा। और नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। वो बहुत बार पूछा भी गया है और ये जो हमारा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, ये और वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, ध्यान रख लीजिएगा स्टूडेंट्स। क्वेश्चन ये बनाया हूं कि लैंगिक जनन की संपूर्ण प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ठीक। आप आंसर में लिखिए, बताइए हेडिंग डालकर बढ़िया से। इस प्रकार के जनन में विशेष जनन कोशिकाओं द्वारा जो 2 जनकों यानी अधिकतर माता एवं पिता वाले से नई संतान का निर्माण होता है, लैंगिक जनन कहते हैं। अब आप हेडिंग डालकर लिख सकते हैं कि लैंगिक जनन की घटनाएं लैंगिक जनन से संबंध संरचनाएं एवं प्रक्रियाएं भिन्न भिन्न जीवों में अलग अलग होती हैं और परंतु सभी जीवों में कुछ आधारभूत समानताएं भी पाई जाती हैं। और जैसे युग्मक निर्माण, युग्मक स्थानांतरण और नर व मादा युग्मकों का संलयन एवं भ्रूण विभाजन। ठीक है। भ्रूण वर्जन भी कहीं कहीं लिखा होता है, ध्यान रखिएगा। और भ्रूण जनन एक ही बात है। और लैंगिक जनन के श्रृंखलाबद्ध घटनाओं को 3 अवस्थाओं में विभक्त किया जा सकता है। हाँ, दर्द करने लगा यार, कैसी कैसी कैसी। देखो 3 अवस्थाओं द्वारा होता है। जैसे आप ध्यान रखिए कि पहला है निषेचन पूर्व घटनाएं। ठीक है। निषेचन पूर्व घटनाएं। आप बताइए कि इसमें युग्मकों के संयोजन या निषेचन से पूर्व की घटनाएं सम्मिलित होती हैं। और इसमें 2 मुख्य घटनाएं होती हैं, युग्मक जनन तथा युग्मक स्थानांतरण। ठीक है। अब बताइए इसके पार्ट में पहला है युग्मक जनन। तो आप बताइए कि अगुणित लैंगिक कोशिकाओं अथवा युग्मकों के निर्माण एवं विभेदन की प्रक्रिया युग्मक जनन कहलाती है। ना बताइए। उसके बाद बताइए युग्मक उत्पन्न करने वाले जनक अगुणित अथवा द्विगुणित हो सकते हैं। मोनेरा, कवक, शैवाल व ब्रायोफाइटा के सदस्य के पादप काय अगुणित होते हैं, जबकि टेरेफाइडा और अनावृत बीजी, आवृत बीजी एवं मानव आदि सभी द्विगुणित होते हैं। अर्धसूत्री विभाजन द्वारा द्विगुणित जनक अगुणित सभी द्विगुणित होते हैं। ठीक। युग्मकों को उत्पन्न करता है, इसका मतलब यही समझिए। अब आप बताइए कि जिसमें गुणसूत्रों का केवल एक समुच्चय
उपस्थित होता है। जैसे मानव में अर्धसूत्रण के पश्चात युग्मक में अगुणित 23 गुणसूत्रों का समुच्चय होता है। तो जंतुओं में नर एवं मादाओं में क्रमशः वृषण यानी टेस्टस जिसे कहते हैं एवं अंडाशय यानी ओवरी पाए जाते हैं। प्रायः यह युग्मित होते हैं। और बताइए, वृषण में शुक्राणु जनन या शुक्र जनन जिसे कहते हैं स्पेरमोटोजेनेसिस द्वारा अगुणित एवं चल शुक्राणु यानी स्पर्म का निर्माण होता है। ठीक, इतना बताइए। जबकि अंडाशय में अंड जनन यानी ओओजेनेसिस द्वारा अगुणित अंडाणु यानी जिसे कहते हैं एग का निर्माण होता है। ठीक है, इतना आप बताइए। अब उसके बाद दूसरे पॉइंट में बताइए, युग्मक स्थानांतरण। हेडिंग डालकर बढ़िया साफ साफ लिखिए। ब्रायोफाइटा व टेरिडोफाइटा में प्रायः युग्मकों के स्थानांतरण में पराग कण के स्थानांतरण या पराग हेतु विभिन्न बाह्य स्रोत जैसे वायु, जल, कीट आदि की आवश्यकता होती है। उसके बाद इस बात आप ये बता सकते हैं, अतः जंतुओं में युग्मक स्थानांतरण मैथुन पश्चात वीर्य सेचन से होता है। ठीक, अब आप सेकंड थोड़ा सा हेडिंग डालकर ये लिखेंगे कि निषेचन यानी नर तथा मादा अगुणित युग्मकों के संलयन को निषेचन कहते हैं। हमने आपको यही बताया कि निषेचन नर तथा मादा अगुणित युग्मकों के संलयन को निषेचन कहते हैं। निषेचन के परिणाम स्वरूप द्विगुणित युग्म जनन बनता है या युग्मनज बनता है। आप बताइए, पहला नंबर बाह्य निषेचन। तो आप बताइए कि इस प्रकार का निषेचन जीवों के शरीर से बाहर होता है या मुख्यतः जलीय माध्यम में होता है। उदाहरण अस्थलीय मछलियों, यह जैसे उभयचरों, अधिकतम शैवालों एवं ब्रायोफाइटा, कवकों और टेरिडोफाइटा। ठीक है यार, हाथ ही बहुत दर्द करने लगता है। टेरिडोफाइटा। उसके बाद हम बता सकते हैं जैसे क्या नाम है, एवं अधिकांश अकशेरुकों में यानी इनवर्टेब्रेट्स में वह निषेचन पाए जाते हैं। इतना आप बताइए। उसके बाद दूसरे पॉइंट में बताइए आंतरिक निषेचन, यानी इस प्रकार का जो निषेचन होता है जीवों के शरीर के भीतर होता है और यह निषेचन साधारणतया सभी स्थलीय जीवों, कुछ जलीय जीवों, कुछ उभयचरों एवं कवकों, सरीसृपों, कुछ ब्रायोफाइटाओं एवं रेडियोफाइटों, अनावृत बीजियों यानी गाइमोस्पर्म्स एवं आवृत बीजियों यानी एंजियोस्पर्म्स जिसे कहते हैं में पाया जाता है। और एवं आवृत बीजियों यानी जिसे कहते हैं एंजियोस्पर्म्स में पाया जाता है। और उसके बाद आप कह सकते हैं कि सभी प्राणियों एवं बीज रहित भ्रूणीय पादपों यानी सेडल्स, एम्ब्रोफाइटस में नर युग्मक गमनशील होता है। इतना आप बताइए। हाँ, दर्द करने लगा विद्यार्थियों, देख लीजिए कितना मेहनत करना पड़ रहा है। अब आपके बीच हम चौथा क्वेश्चन चलेंगे, जो कि ये मैंने जो थर्ड क्वेश्चन बताया है इसमें बहुत सन में पूछा गया है। जान लीजिए, ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन था और ये जो आने वाला क्वेश्चन है लास्ट वाला, ये भी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो जरा थोड़ा सा रेस्ट ले लें, तब से आप नोट करके अच्छे से लिखते चलें। और हाँ, हेडिंग डाल कर बढ़िया से लिखोगे तो और अच्छे से नंबरिंग मिलेगा। ठीक है, तो जो मेरा ये चौथा क्वेश्चन है विद्यार्थियों, ये वेरी मोस्ट है। क्वेश्चन में ये बना हुआ है, ये बहुत बार पूछा भी गया है, इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि निषेचन पार्श्व घटनाएं के प्रति प्रकाश डालिए। यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो निषेचन पश्च घटनाएं होते हैं उसके ऊपर प्रकाश डालिए। तो आप बताएंगे कि लैंगिक जनन में निषेचन यानी के पश्चात होने वाली, यानी लैंगिक जनन में निषेचन के पश्चात होने वाली घटनाओं को निषेचन पश्च घटनाएं कहते हैं, जिसमें युग्मनज, निर्माण एवं भ्रूण का विकास, भ्रूणोद्भव प्रमुख घटनाएं हैं। फर्स्ट में ध्यान रखिए,
युग्मनज बहुत से शैवालों एवं कवकों में युग्मनज अपने चारों ओर एक मोटी भित्ति स्रावित कर लेता है और जिसे निस्तांड यानी जिसे कहते हैं ओस्प्रोज कहते हैं। ओस्पर की स्पेलिंग होती है OOSPORE, जिसे कहते हैं निस्तांड कहते हैं। और बहुत से जीवों में द्विगुणित विरामावस्था में नहीं जाता है और बल्कि यह निरंतर वृद्धि एवं विभाजित होता है और पहले भ्रूण का निर्माण एवं तत्पश्चात एक पूर्ण वृष्टि का निर्माण करता है जो कि द्विगुणित होता है ना बताएंगे। उसके बाद सेकंड पॉइंट में आप बताएंगे भ्रूण जनन या भ्रूणोद्भव, हेडिंग डाल के लिखेंगे। युग्मनज से भ्रूण यानी इसे कहते हैं एम्ब्रॉय बनने की प्रक्रिया की या को भ्रूणोद्भव कहते हैं। हमने कहा युग्मनज से भ्रूण बनने की प्रक्रिया को भ्रूणोद्भव कहते हैं। तो भ्रूणोद्भव में युग्मनज में लगातार निरंतर समसूत्री विभाजन होते हैं और भ्रूण की कोशिकाओं विभेदित होकर विशिष्ट आकार, आमाप एवं कार्य क्षमता ग्रहण करती हैं, ऐसा बताइए। और जिसमें विभिन्न ऊतक एवं अंग में अंग तंत्र उत्पन्न होते हैं। इन विभिन्न आंतरिक एवं बाह्य संरचनाओं के विकास को मॉर्फोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, इतना आप बताइए। और उसके बाद आप ये बताइए पादपों में भ्रूणोद्भव, पुष्पीय पादपों में युग्मनज से भ्रूण विकसित होता है और भ्रूण के विकास के लिए भोजन विशिष्ट ऊतक भ्रूणपोष यानी इंडोस्पर्म जिसे कहते हैं संचित हो जाता है, अतः निषेचित बीजांड परिपक्व होकर बीज में परिवर्तित हो जाता है। ना बताइए। उसके बाद आप ये बताइए इसी दौरान फल के विकास के लिए अंडाशय भित्ति की वृद्धि होने लगती है जिसे हम फल भित्ति यानी जिसे कहते हैं ना पेरिकार्प कहते हैं तथा बीज युक्त परिपक्व अंडाशय को फल यानी फ्रूट कहते हैं। ठीक है, इतना बताइए। उसके बाद आप ये बताइए जंतुओं में भ्रूणोद्भव जंतुओं में समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप युग्मनज बहुकोशिकीय भ्रूण में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को विदलन यानी क्लेवेज कहते हैं। संपूर्ण बहुकोशिकीय भ्रूणावस्था तक पहुंचने के लिए युग्मनज पहले यानी मोरुला जिसे कहते हैं यानी ब्लास्टुला तथा फिर गैस्टुला प्रावस्था में बदलता है और गैस्टुला अवस्था में तीनों जनन स्तरों का विकास होता है। और जैसे देखिए जंतुओं में भ्रूण का परिवर्तन दो प्रकार का होता है। पहला जो अंडज अंडे का निर्माण यानी जैसे पक्षी सरीसृप, दूसरा वो होता है जरायुज जैसे सजीव प्रजक का निर्माण यानी उदाहरण ले सकते हैं जैसे अस्तनी। ठीक, तो इसी शब्दों के साथ दीर्घ प्रश्न यानी 5 नंबर का क्वेश्चन अब समाप्त होता है। ये चैप्टर पूरी तरीके से समाप्त हुआ। ठीक है, जहां फिगर आएगा मैं वहां पर फिगर अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, कोई डाउट नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। जहां आपको न समझ में आएगा हमें कमेंट करिए और मुझे बताइए कि सर मुझे यहाँ नहीं समझ में आएगा, मैं आपको फिर से व्याख्या सहित अच्छे से बता दूंगा। ठीक है, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। मैं आपके बगल में जो भी होता है लिख भी देता हूँ टाइप करके, ताकि आप लिखना चाहो तो अच्छे से लिख सको। ठीक है, और ऐसे ही डीसीपी मिक्स स्टडी चैनल पर लगे रहिए, मैं अच्छे अच्छे मोटिवेशन देता हूँ। ठीक है, और ताकि आप उस मोटिवेशन के जरिए और अपने जीवन को सफल बनाएं। और देखिए अगर बार बार कहते हैं अगर टीचर के प्रति उसके कल्चर और क्या नाम है पर्सनालिटी या इधर उधर जो भी चीज़ें आप देख के अगर पढ़ेंगे तो इसका मतलब ये समझ में आता है कि आप स्टूडेंट पढ़ने वाले नहीं हैं। ठीक है, पढ़ने वाले स्टूडेंट केवल यही फोकस करते हैं कि टीचर क्या बता रहा है, क्या बोल रहा है, क्या समझ आ रहा है, हमें क्या याद करना चाहिए, कितना हमको करना चाहिए, बस इतने से मतलब रखना चाहिए बस। बाकी ये क्या है कैसे नहीं जो भी हमारे पास है मैं वो लीकेज करता हूँ। पढ़ने वाले बच्चे हैं तो भाई केवल नॉलेज के प्रति उनको किसी से कुछ लेना देना नहीं, उनको बस नॉलेज बस लेना है। ठीक है,
तो इसी शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम करना चाहूँगा। और मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो, देख लीजिए हाथ दर्द करने लगता है विद्यार्थियों, पूरी तरीके से समझ लीजिए। एक हाथ से मोबाइल पकड़े रहता हूँ, दूसरी हाथ से ऐसे ऐसे करके बोलता हूँ, इतना मेहनत पड़ता है जान लीजिए। और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक बनता है, अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके और अपने परीक्षा में अच्छा अंक ला सके। कोशिश करिए उनको भेजने से पहले आप अच्छे से खुद रिपीट कर लीजिए, खुद अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। और अंत में अगर कोई नया हो तो उसको बताइए सब्सक्राइब करे, ताकि पर डे ये वीडियो डलता है इस चैप्टर का। समाप्ति की और फिगर उगर सब स्पेश करके आपको बताएंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग डीसीपी मिक्स हिस्ट्री चैनल। आप सभी का तहे दिल से अपनी बातों को विराम करते हैं। धन्यवाद।